बच्चों, मैं अनूप शर्मा और आज फिर आपके लिए हम लेकर के आए एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन। लेकिन कॉन्स्ट्रेंट मोशन का एक पार्ट हम आपको बताएंगे जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं वेज और ब्लॉक से रिलेटेड। अब यहाँ बड़ा टेंशन होता है कि वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए ही हम आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको करना क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे, हमको दो ब्लॉक दिख रहे होंगे, यानी एक ये इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, और इस पे एक हमने ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम। अब जब ये ब्लॉक हमारा मूव करेगा तो ब्लॉक तो हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी इधर जो ब्लॉक मूव कर रहा होगा तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज। ठीक है भाई, यानी ये हमेशा इधर मूव करेगा। अब इधर ये मूव क्यों करेगा, तो हम लोग कहेंगे इस पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये एक्चुअल में जाना चाहता है वर्टिकली डाउनवर्ड, बट इस वेज की वजह से इसे इधर चलना पड़ रहा है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज, यानी ब्लॉक को तो इस डायरेक्शन में चलना था, यानी ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है हमारा ये अगर मूव करेगा तो किधर मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ वेज। अब यहाँ अगर इनका हम वेक्टर डायग्राम बना ले किसी तरीके से, इनका वेक्टर डायग्राम अगर हम किसी भी तरीके से बनाएं, यानी हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। अब इनका अगर वेक्टर डायग्राम बनाए भाई, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक तो ऐसे ही होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये जा रहा था इधर लेफ्ट में, तो हम किधर भेज देंगे इसको, राइट में। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वेज। और इन्हें अगर ऐसे ज्वाइन किया जाए तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज। अब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो यहाँ पे हमने ये एंगल बना लिया थीटा। और अगर यहाँ लिखें हम कि tan थीटा, तो ये हो जाएगा वी अपॉन वी डब्ल्यू, यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी होगी, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ वेज tan थीटा, यानी ये वेज और ब्लॉक की वेलोसिटी का रिलेशन हो गया। इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर लें एक बार, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज tan थीटा। तो यहाँ पे हमने तुरंत रिलेट कर लिया कि एक्सेलरेशन वेज का क्या होगा, ब्लॉक का क्या होगा, और इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा। तो ये इतनी सी चीज़ पता चल गई हमको। एक और तरीका भी है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेम फिगर इधर भी आपको दिख रहा होगा। इस फिगर में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे कि ये ब्लॉक जो हमारा है वो जाना चाहता है इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया भाई, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। और वेज हमारा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वेलोसिटी किसकी होना चाहिए, वेज की। तो वेज उधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। अब करना क्या है हमें कि हम इन दोनों वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लें along द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो जब हम इस वेलोसिटी ऑफ वेज को रिजॉल्व करेंगे तो यह एंगल होगा थीटा, और इसकी इधर वेलोसिटी मिलेगी हमको वी डब्ल्यू कॉस थीटा, और इसकी जो इधर वेलोसिटी आएगी वो होना चाहिए वी डब्ल्यू साइन थीटा। अब सेम काम इसके लिए भी करेंगे, वी बी के लिए, यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक के लिए। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा होगा। तो इधर हम लिख लेंगे वी बी कॉस थीटा, और इधर हमको लिख लेना चाहिए वी बी साइन थीटा। अब ये जो कंपोनेंट हमको दिख रहे हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, अब अगर ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होते हैं तो फिर वेज और ब्लॉक का कांटेक्ट कभी ब्रेक
नहीं होगा। और अगर ये दोनों कंपोनेंट इक्वल नहीं होंगे तो फिर इनका कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। और ब्लॉक को स्लाइड करना है इन कांटेक्ट ऑफ वेज, तो कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हमने तुरंत लिखा भाई कि वी बी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम वी बी कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा वी डब्ल्यू टेन थीटा। और फिर से अगर इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लें तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ वेज टेन थीटा। तो यहाँ से वेज और ब्लॉक के लिए दो तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। एक तरीका और भी हो सकता है बट दो काफ़ी हैं फिलहाल। तो इन दो तरीके से एक तो हम इनका वेक्टर डायग्राम बना करके कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और दूसरा इनके एक्सेलरेशन को अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर प्लेन रिजॉल्व करके भी रिलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो फिर हम लोग अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन के लिए ये देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख गया। जैसे ही हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये दो ब्लॉक दिख रहे हैं, एक तो ये कैपिटल एम वाला ब्लॉक हो गया जो थोड़ा सा इंक्लाइन बना हुआ है, और एक ये वेज दिख रहा है ये भी इंक्लाइन बना हुआ है, और इसका इंक्लिनेशन एंगल भी मिल गया हमको थीटा। अब यहाँ हमें स्मॉल एम और कैपिटल एम ब्लॉक के एक्सेलरेशन को रिलेट करना है। रिलेट करना है तो देखिए ये ब्लॉक अगर जाएगा तो किधर जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। हमने इसके एक्सेलरेशन को कह दिया a1। इधर वाले ब्लॉक की बात करें तो ये स्लाइड होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी इसका जो एक्सेलरेशन इधर है उसे हमने कह लिया a2। अब वही काम करेंगे कि अब हम यहाँ पे अगर कंबाइंड बना के देखें तो ये तो हो गया a2 और इस डायरेक्शन में ये हो गया भाई a1। ठीक है भाई। अब इन दोनों को अगर हम रिजॉल्व करें तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा होगा। तो इधर आ गया देखो a1 कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा a1 साइन थीटा। एग्जैक्टली अब ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो a2 का जो इधर कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा a2 कॉस थीटा, और a2 का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा a2 साइन थीटा। अब हम लोग कहेंगे कि ये जब स्लाइड करेगा तो ये ब्लॉक धीरे धीरे डाउनवर्ड आएगा, यानी इन दोनों के बीच में कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर टू प्लेन कंपोनेंट हैं, एक्सेलरेशन के ये कंपोनेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, ये इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल होना चाहिए तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि a1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू a2 साइन थीटा। अब यहाँ से मिल गया हमको कि a1 इज इक्वल टू होगा a2 tan थीटा। तो भाई अगर इसकी वेलोसिटी को भी हम कह दें कि इधर होगी v2 और इस ब्लॉक की डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी v1, तो ये भी लिख सकते थे v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा। तो इस तरीके से हमने यहाँ दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट कर लिया। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन बन गए तो हम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके अलग अलग इनके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और चाहें तो वेलोसिटी मिल गई है, पोटेंशियल एनर्जी लिख करके इनकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट को। अब ये भी सीख गए तो फिर देखते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करके। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ जो दिखा, ये दिख रहा होगा आपको, एक इधर दिख रहा है इंक्लाइन प्लेन, एक इधर इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है, और ये दोनों ही इंक्लाइन प्लेन u और 2u वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल क्या हो गया 30, और इसका भी इंक्लिनेशन एंगल है 30। अब जब इनके लिए हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, हमें क्वेश्चन में लिखा है सिस्टम इज शोन इन फिगर, एज्यूम दैट सिलेंडर रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द टू वेजेस, द वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर इज।
तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में कांटेक्ट मेंटेन है, यानी यहाँ पे कांटेक्ट मेंटेन है और ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। इट मीन्स ये जो है सिलेंडर ये भी इधर जाना चाहिए 2u मीटर पर सेकेंड से। इतनी बात क्लियर होगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो इनका कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। अब इधर आ गए हमने कहा कि ये जो सिलेंडर है उसमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 2u, और ये रखा हुआ कहाँ पे है, कहेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है हमारा ये भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में u मीटर पर सेकेंड से। अब ये मूव कर रहा है u मीटर पर सेकेंड से, तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें कि वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। तो अब सिलेंडर के लिए जब वेक्टर डायग्राम बनाते तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाती 3u, यानी u वेलोसिटी तो सिलेंडर की ऑलरेडी थी और इंक्लाइन प्लेन इधर जा रहा है ना, तो विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन की ये वेलोसिटी माइनस करते और इसकी एक ये वर्टिकल वेलोसिटी को हमने लिख दिया भाई vy, तो ये इतना बन के तैयार हो गया। अब इसका वेक्टर डायग्राम बनाते तो ये हो गया था भाई vy और इस डायरेक्शन में ये हो गया भाई 3u, और इसे ज्वाइन कर दें तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू वेज, और ये एंगल हमें दिख रहा है 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे tan 30 तो ये हो जाएगा vy अपॉन 3u, तो vy यहाँ से मिल जाएगा 3u tan 30, यानी कुल मिला के ये हो गया u रूट 3। तो इसकी सिलेंडर जो हमें यहाँ पे दिखा, इस सिलेंडर की एक वेलोसिटी मिल गई u रूट 3 और दूसरी वेलोसिटी क्या है इसकी 2u। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। तो ये वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर यहाँ पे हो जाती अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब vx यहाँ पे ऑलरेडी पता है हमको 2u, इसका स्क्वायर करते प्लस रूट 3u का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा u रूट 7। तो इस तरीके से हमने इस सिलेंडर की वेलोसिटी निकाल ली रिलेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया भाई, चलिए फिर आगे देखते हैं। ये देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। एक ये आपको वेज दिख रहा होगा बड़ा सा, फिर इधर आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है और ये दिख रहा है यहाँ पे सिलेंडर। अब ये सिलेंडर देखिए अभी भी हम कहेंगे ये वेज के कांटेक्ट में है, तो इसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो होना चाहिए 2u, और एक वेलोसिटी इसके पास इधर होना चाहिए जिसे हमने कह दिया vy। अब फिर अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन को कंसीडर करें जो लेफ्ट में दिख रहा है, तो इसका ये इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री और ये इस पे रखा हुआ है सिलेंडर जिसकी एक वेलोसिटी इधर पता है हमें 2u, ये हो गई vx, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी एक होना चाहिए भी vy, और इधर की तरफ चल रहा है हमारा प्लेन। अब अगर यहाँ पर भी हम लिखें वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। समझ गए भाई। अब इनके वेक्टर डायग्राम बनाने की तैयारी है। तो जब हम विद रेस्पेक्ट टू लिखेंगे तो इस सिलेंडर के पास देखिए एक तो वेलोसिटी इधर हो गई 3u और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई vy। अब अगर हम ऐसे बना लें कहें ये vy है तो ये हो गया फिर इस डायरेक्शन में भाई 3u और ये एंगल हो गया यहाँ 30 डिग्री।
तो फिर अगर हम लिखें 30 tan 30 तो ये हो गया Vy/3u। तो यहाँ से हम Vy कैलकुलेट कर लेंगे। अब Vy मिल गया, Vx पहले से पता है 2u, तो फिर इसकी भी वेलोसिटी v हो जाएगी √Vx² प्लस Vy²। दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है और बड़े आसानी से इनके देखो आंसर आ गए। बस हमें केवल इतना याद रखना है कि कोई अगर मूव कर रहा है, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट ब्रेक नहीं होना है, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होना चाहिए। इसीलिए ये हो गई वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी है सिलेंडर की, वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी इसी स्लोप के अलोंग होना चाहिए। तो वेक्टर डायग्राम भी हमारा किधर बता रहा है, अलोंग द स्लोप। कितना क्लियर हो गया? चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से और फिर इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे ही क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए और एंजॉय कीजिए। अभी देखिए हम आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये आ गया, देखिए क्वेश्चन बहुत ही चर्चित सा क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाता है, हर बुक में मिलता है, ये किसी भी बुक को देखो हर जगह मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो दिख रहा है हमको, ये इस डायरेक्शन में आ रहा होगा इधर। चलिए ये जो है ना स्मॉल m, ये ऐसे नीचे आ रहा है चल करके, इसके एक्सेलरेशन को हमने कह दिया a1। और ये जो वेज दिख रहा है वेज, ये वेज हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इसके एक्सेलरेशन को हमने कह लिया a2। अब फिर से वही काम करना है भाई, a2 तो देखिए इधर हो गया, a1 हो गया डाउनवर्ड। अब इन दोनों एक्सेलरेशन को हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर हम रिजॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा भाई a1 cos अल्फा, a1 cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ जाएगा a1 sin अल्फा। अब इस a2 को भी अगर रिजॉल्व करें तो यह एंगल होगा अल्फा, यानी इसका इधर हो जाएगा a2 cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा a2 sin अल्फा। अब a2 sin अल्फा और a1 sin अल्फा क्या होना चाहिए, इक्वल, अदरवाइज कांटेक्ट तो ब्रेक हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई कि a1 cos अल्फा इज इक्वल टू a2 sin अल्फा। तो यहाँ से मिल गया a1 इज इक्वल टू a2 tan अल्फा। अब इनके एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल गया। अब हमें इनके अलग अलग एक्सेलरेशन निकालने हैं, तो कोई टेंशन नहीं। ये देखिए ऐसी ये रॉड जो दिख रही है, इसका वेट हो जाएगा डाउनवर्ड mg, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम रिजॉल्व करें तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा, तो इधर हो जाएगा n cos अल्फा, इधर हो गया n sin अल्फा। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाते तो लिखते भाई स्मॉल mg माइनस n cos अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल m, और इसका एक्सेलरेशन कितना है a1। तो एक इक्वेशन इसके लिए बना लेते। अब वेज के लिए जो इक्वेशन बनाएंगे तो ये देखिए वेज बन के तैयार हो गया भाई। सेम रिएक्शन वेज पे इधर लगेगा, तो जब सेम रिएक्शन वेज पे इधर लगेगा तो इसको भी हम लोग रिजॉल्व करते हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो ये एंगल हो गया भाई, ये n हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, तो इधर हो जाता भाई n cos अल्फ़ा, और ये हो जाएगा n sin अल्फ़ा। अब इसका मान से कैपिटल M, तो हम लोग लिख रहे होते n sin अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल M, और इसका एक्सेलरेशन हो गया a2। तो ये दो इक्वेशन देखिए, तीन वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशन मेरी बन चुकी हैं। एक n sin अल्फ़ा इज इक्वल टू ma2, और एक इक्वेशन mg माइनस n cos अल्फ़ा इज इक्वल टू ma1, और तीसरी इक्वेशन है a1 इज इक्वल टू a2 tan अल्फ़ा। अब तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन इस्तेमाल कीजिए, मौज कीजिए। अगला एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, या एक बार इसको और देख लेना ध्यान से।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये एग्जैक्टली सेम कंडीशन में यहाँ पे दो इंक्लाइन प्लेन दिख गए। अब ये जो दो इंक्लाइन प्लेन दिख रहे हैं, इन इंक्लाइन प्लेन में यानी यहाँ पे देखो करना कुछ नहीं है, बस यही करना है कि ये जो हमारा रॉड दिख रही है वो इधर आएगी। चलो अच्छा, इसका एक्सेलरेशन a1 हो गया। ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो इधर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन इधर हो गया a2। अब यह एंगल थीटा है, तो फिर यह एंगल भी थीटा होगा। इधर हो गया देखो a1 cos थीटा। ठीक है भाई, a1 cos थीटा, और इधर क्या हो जाता a1 sin थीटा। अब इस एंगल को अगर हम कहें थीटा, तो इधर की तरफ हो गया भाई a2 cos थीटा, और इधर हो गया भाई a2 sin थीटा। अब यहाँ पे अगर हम लिखें a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 sin थीटा, तो ये मिल गया भाई a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा। सिमिलरली अगर इधर चेक करें तो यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी, रॉड आ रही होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, कितने एक्सेलरेशन से a1, और ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो इधर जा रहा होगा एक्सेलरेशन a2 से। यहाँ पर भी अगर हम रिजॉल्व करें तो यह एंगल थीटा होगा, इधर आ जाएगा a1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो गया भाई a1 sin थीटा। इस a2 को रिजॉल्व करें अलोंग द प्लेन, तो इसका इधर कंपोनेंट होना चाहिए भाई a2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाना चाहिए a2 sin थीटा। यानी यहाँ से भी हमको मिलेगा a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा। यानी ये दोनों इंक्लाइन प्लेन जो आपको दिख रहे हैं उनके एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम होंगे। और कितना होगा एक्सेलरेशन, तो रिलेशन है उसका a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा। अब अगर आप चाहते हैं कि इन वेज और इनके लिए हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं आप, यानी इक्वेशन बना के इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन बनाने के लिए फिर देखिए करना क्या होगा। तो इधर देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये जो रॉड दिख रही है उस पे इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और इस रॉड पे इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको हम रिजॉल्व करते इस तरीके से। तो जब ये जो नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं ये किस पे लग रहा है, रॉड पे। अब इसे अगर हम रिजॉल्व करें तो ये एंगल थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा n cos थीटा, इधर हो जाएगा n sin थीटा। इसके लिए देखें तो ये हो जाएगा भाई n cos थीटा, और इधर हो जाएगा n sin थीटा। अब रॉड के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो n sin थीटा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहे हैं n cos थीटा ये रॉड को अपोज करेंगे नीचे आने से, और रॉड पे जो वेट होगा इसका mg वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये डाउनवर्ड इसका वेट हो गया mg। तो रॉड के लिए अगर हम इक्वेशन बनाते तो लिख रहे होते भाई mg माइनस 2n cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू a1। a1 क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड थी। अब इस इंक्लाइन प्लेन के लिए अगर हम बनाएं तो इस इंक्लाइन प्लेन पे देखिए इसका एंगल हो गया थीटा, इस डायरेक्शन में इस पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। अब ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, यानी इधर तो हो गया भाई n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा n sin थीटा। अब ये n cos थीटा साथ में वेज का वेट इन सब को बैलेंस कर देगा नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड, या नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय सरफेस जहाँ पे ये रखे हुए हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को तो भूल जाइए, इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी n sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M, और ये रहा a2। तो ये दो इक्वेशन बन गई, बस इन दो इक्वेशन, और तीसरी अभी हमने बनाई थी a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा। अब तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। आप भी एंजॉय कीजिए, बस इस कॉन्सेप्ट को एक बार
रिवाइज कर लीजिए। अभी देखते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ। अब देखिए यहाँ पर भी आपको ये दिख रहा होगा। अब यहाँ जो आपको दिख रहा है इसमें थोड़ी सी आराम आपको भी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको आराम इसमें कि इधर की तरफ क्या होगी, दीवार। अब इधर ये आपको दीवार दिख रही है वर्टिकल, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकता है तो इसको मूव करने की डायरेक्शन कौन सी मिल गई, ये मिल गई A2, और ये इधर मूव करेगा कितने एक्सेलरेशन से, A1। अब ये A1 से मूव करेगा तो इनके भी वही बना लेते, इस डायरेक्शन में कहते A1 हो गया और इस डायरेक्शन में कह लें कि एक्सेलरेशन हो गया A2। अब इनको भी अगर हम ऐसे रिजॉल्व करें तो ये थीटा है, ये एंगल थीटा होगा। इधर क्या लिखते, A2 कॉस थीटा, और इधर क्या लिखेंगे भाई, A2 साइन थीटा। इसका जो एक्सेलरेशन है A1 उसके लिए ये एंगल थीटा, इधर क्या लिखेंगे, A1 कॉस थीटा, और इसका भी इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, A1 साइन थीटा। तो फिर से यहाँ से हम लिख लेते हैं भाई कि A1 साइन थीटा, A1 साइन थीटा इज इक्वल टू A2 कॉस थीटा। फिर एक बार वही मिल गया, A1 इज इक्वल टू A2 कॉट थीटा, या A2 इज इक्वल टू A1 टेन थीटा। अब इनके लिए बना लेते हैं हम लोग इक्वेशन। अब अगर स्फीयर के लिए हम इक्वेशन बनाना चाहें तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो तो इधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट हो गया भाई mg, समझ गए भाई। अब इसे अगर हम रिजॉल्व करें तो इसको रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा, समझ गए भाई। अब ये एंगल देखो थीटा है, ये एंगल थीटा है भाई। अब ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर बना रखे हैं तो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। तो भाई जब ये थीटा हो गया तो ये हो गया भाई थीटा, और इधर क्या लिखते हैं, एन कॉस थीटा, इधर क्या हो गया था, एन साइन थीटा। अब ये जो एन साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन, यानी एम जी माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू ma2। और इस इंक्लाइन प्लेन के लिए अगर बात करें, ये जो वेज दिख रहा है, इस वेज के लिए ये लग रहा है भाई नॉर्मल रिएक्शन, तो ये एंगल हो गया थीटा। अब इधर ये कंपोनेंट मिल जाएंगे, इधर की तरफ ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यानी एन का इधर कंपोनेंट एन कॉस थीटा जो ग्राउंड के रिएक्शन से बैलेंस होगा, और इधर जो एन साइन थीटा है वही इसको चला के ले जाएगा। तो इक्वेशन लिखते हैं एन साइन थीटा इज इक्वल टू ma1। अब ये दो इक्वेशन यहाँ पे बन गई है, A1 A2 का रिलेशन पता है, इनकी वैल्यू डालेंगे और आराम से इनके आंसर हम सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को अब कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अगर मेरा वादा है, अगर आपने इसको 2 बार रिवाइज कर लिया तो दुनिया भूल जाएगी, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं भूलेगी, और ये आपको नहीं भूलेगी तो बहुत भारी भरकम इक्वेशन बनाने से आप बच जाएंगे। बस मात्र 3 इक्वेशन जो आपके मतलब की है वही बनेंगी और आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, यानी कल। तब तक के लिए फिर जय हिंद।